हेलो लर्नर्स, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने से पहले आइए पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। आइए सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हैं। एस ब्लॉक को 2 फैमिली में बांटा गया है। पहला है हाइड्रोजन फैमिली, दूसरा है बेरिलियम फैमिली। पहली जो फैमिली है उसके सदस्य हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनके जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो एस सब सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इन्हें क्षारीय धातु भी कहते हैं। अब दूसरी फैमिली है बेरिलियम फैमिली। बेरिलियम फैमिली में आप सदस्य देखेंगे तो पहला सदस्य है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है स्ट्रोंशियम, पांचवा है बेरियम और छठवां है रेडियम। आप देखेंगे कि इसे क्षारीय मृदा धातु की का ग्रुप या का समूह के नाम से भी जाना जाता है। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं प्राय सभी धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आइए अब हम पी ब्लॉक के बारे में देखते हैं। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे पहले ग्रुप 13 या फैमिली जो 13 के सदस्य हैं वो हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये हमारे ग्रुप 13 के सदस्य हैं। अतः आप देखेंगे कि जो ग्रुप 13 के जो भी सदस्य हैं इनके आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब ग्रुप 14 देखते हैं जिसका पहला सदस्य है कार्बन, फिर है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टीन, फिर लेड। आप देखेंगे कि जो कार्बन फैमिली के सदस्य हैं इनके आउटर मोस्ट सेल के जो एस सब सेल में है इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। अब नाइट्रोजन फैमिली के बारे में देखते हैं। जो नाइट्रोजन फैमिली है इनके जो सदस्य हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये जो नाइट्रोजन फैमिली है इनके जो भी सदस्य हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो सब शेल पी होता है उसमें 5 की संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आइए अब ऑक्सीजन फैमिली के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इनके जो भी सदस्य हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। अब आप देखेंगे कि इनके जो आउटर मोस्ट सेल के जो पी सब सेल में है उसमें 6 की संख्या में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप देखेंगे कि इनके आउटर मोस्ट सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं। अतः यह बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में और बाह्यतम कोश के जो पी सब शेल है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अतः बहुत शीघ्रता से ये किसी से क्रिया करके अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे हमारी 18वीं फैमिली हीलियम फैमिली, जिसको अक्रिय गैस समूह भी कहा जाता है या शून्य गैस समूह भी कहा जाता है। इसके जितने भी मेंबर हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, ये सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल के पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा होता है। अतः यह अक्रिय गैस का समूह है, यह किसी से क्रिया करने के लिए तत्पर नहीं रहते। आइए अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो प्रथम श्रेणी है या हम कह सकते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उनके जो सदस्य हैं वो 21 से लेके 30 अर्थात स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व आते हैं इस श्रेणी में, जिसे हम 3D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसकी द्वितीय श्रेणी, जो कि 39 से लेके 48 तक के तत्वों को लिए हुए है, जिसमें इट्रियम से लेके कैडमियम तक के तत्व आते हैं। इन्हें हम 4D श्रेणी भी कहते हैं।
इसकी तीसरी श्रेणी है लेंथेनम से लेकर मरकरी तक की श्रेणी। इसमें 57 से लेके 80 तक के तत्व आते हैं। इसे हम 5D श्रेणी भी कहते हैं। अब चतुर्थ श्रेणी होती है, यह 6D श्रेणी भी कहलाती है। इसमें एक्टिनियम से लेकर रदरफोर्डियम 89 से लेके 104 तक के तत्व आते हैं। इसमें अनअनवियम तक के तत्व 112 तक के तत्वों को भी लिया गया है। डी ब्लॉक में उपस्थित लगभग सभी तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। आप देखेंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के जो गुण हैं बाकी डी ग्रुप है, डी ब्लॉक है, उसके सदस्यों से अलग होते हैं, क्योंकि इनका जो डी सब सेल है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है, अतः इनके गुण बाकी सदस्यों के गुण से भिन्न होते हैं। आइए अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी दो श्रेणियां हैं। पहला है 4F लेंथेनाइट श्रेणी और दूसरा है 5F एक्टिनाइट श्रेणी। इन्हें रेडियोधर्मी तत्व भी कहते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व आते हैं। किसी भी आवर्त सारणी में आप देखेंगे जब आप बाएं से दाएं चलते जाते हैं तो उनके जो आवर्ती गुण होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। उसी प्रकार जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तब भी आप देखेंगे कि उनके गुणों में परिवर्तन आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटने लगता है, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। इस परिवर्तन के कारण जो परमाणु के बढ़ते और घटते आकार के कारण आता है, इससे जो उनके आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक गुण, परमाणुविक त्रिज्याओं में जो अंतर आता है या बदलाव आता है, आइए उनके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए अब हम सबसे पहले परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वह निश्चित नहीं होती। वे नाभिक से कितनी दूरी पर हैं या कितने पास हैं, इसकी जानकारी हम सटीक नहीं दे सकते। अतः हम किसी परमाणु के नाभिक को मानक मानकर यह आकलन करते हैं कि नाभिक में उपस्थित केंद्र से लेकर बाह्यतम कक्ष तक की दूरी को हम परमाणुविक त्रिज्या के रूप में जानते हैं। परमाणु त्रिज्या के विषय में कई परिभाषाएं दी गई है जिससे हम इनकी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है क्रिस्टल रेडियस, तीसरा है वॉन डेर वाल रेडियस। आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियस। यह किसी तत्व के अणुओं में एकल बंध द्वारा बंधे दो परमाणुओं के नाभिक के मध्य की दूरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा होता है क्रिस्टल रेडियस। धात्विक क्रिस्टलों में भी जो दो परमाणुओं के करीब, जो दो परमाणु आपस में जो नजदीक होते हैं, उनके नाभिक के बीच की दूरी को हम क्रिस्टल रेडियस कहेंगे। तीसरा होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। यह ठोसों में पाए जाने वाला रेडियस है, जैसे कि ठोसों में पाए जाने वाले जो दो परमाणु होते हैं उनके नाभिक के बीच की दूरी को हम वॉन डेर वाल रेडियस कहेंगे। पीरियोडिक टेबल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आइए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। अतः वे परमाणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु में डाला जाता है तो वह उस इलेक्ट्रॉन को अपने में बांधने या रखने के लिए जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसे उस परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे जो कि क्लोरीन एक एटम है, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो एक क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अतः क्लोराइड जो क्लोरीन एटम है उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है या इलेक्ट्रॉन को उसमें डाला जाता है तो जो आयन फॉर्मेशन में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे आप
प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला है एटॉमिक रेडियस या परमाणुविक त्रिज्या। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटने लगता है, क्योंकि नाभिक से महत्तम कोश की दूरी बढ़ते जाती है, जिससे आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत कम आकर्षण बल महसूस होता है। अतः जो परमाणुविक त्रिज्या के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वह घटने लगता है। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से ज्यादा आकर्षण बल महसूस होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे परमाणु त्रिज्या का मान घटने लगता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ते जाता है, बाहरी कक्षक में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है ज्यादा आकर्षण बल महसूस करता है। अतः इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है वह बढ़ते जाता है। आइए अब हम पीरियोडिक टेबल की तीसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बारे में देख लेते हैं। किसी परमाणु द्वारा बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके लिए जो दो परमाणु होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होना आवश्यक है। अतः जो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। परमाणु या अणुओं के इसी गुण को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। जैसे कि जो हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अतः जब ये बॉन्ड बनाते हैं किसी भी परमाणु के साथ तो वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेते हैं। अतः उनके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है और जो साथ के जो और परमाणु होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शली प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक फ्लोरीन का परमाणु है। इन दोनों में आपस में जब बॉन्ड बनेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं, फ्लोरीन वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है पार्शियली और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। यही जो प्रॉपर्टी होती है किसी परमाणु की, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है एटॉमिक साइज, परमाणुवीय आमाप। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप में आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटने लगता है। वैसे ही आप जैसे जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि परमाणु का आकार बढ़ने लगता है। इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो हैलोजन एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पहले सदस्य फ्लोरीन की होती है, क्योंकि उसके परमाणु का आकार छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। हैलोजन एलिमेंट्स में ही आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की ओर आते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके परमाणु का आकार बढ़ते जाता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जैसे जैसे परमाणु का आकार घटने लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश बढ़ने से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है, क्योंकि किसी भी परमाणु में जो उपस्थित नाभिक है जितनी अधिक तीव्रता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो वह उसको और अधिक बल महसूस होगा और आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अधिक बल महसूस होगा और वह उतनी ही ज्यादा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तीसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ने लगता है
उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी बढ़ने लगती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसमें एस कैरेक्टर 50% होता है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। अतः हम यह कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। परमाणु पर धन आवेश बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है तथा ऋण आवेश बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु पर अगर धन आवेश उपस्थित है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है या वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर अगर ऋण आवेश है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से ही इतनी मात्रा में उपस्थित रहती है कि वो किसी को डोनेट कर सकता है, ना कि और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस चार्ज बढ़ते जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसमें माइनस चार्ज या ऋण आवेश बढ़ते जाता है किसी परमाणु में, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। आइए अब हम आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। किसी विलगित निकाय से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें नाभिक से अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आप देखेंगे कि जैसे परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से अपनी ओर खींचे रखता है। अतः आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षक से निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, पहला आयनन ऊर्जा तब कहेंगे जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे, तो वह द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसका मान और अधिक होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर जो नाभिक का प्रभाव और ज्यादा होता है। फिर आप जब तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वह और ज्यादा प्रभाव या बल या आकर्षण महसूस करता है, अतः उसको निकालने में और अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा लगती है। अतः हम देखिए नीचे जो ऑर्डर दिया है, आप देख सकते हैं कि जो तीसरी आयनन ऊर्जा होती है उसका मान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अधिक मजबूती से बंधा हुआ होता है। उसके बाद जो दूसरा आयनन ऊर्जा होता है, उसका मान सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद प्रथम आयनन ऊर्जा का मान। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। आप देखेंगे कि एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर नाभिक से बढ़ रही है, तो आप उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा देंगे और इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम है या घटती है, या ऐसा मान के चलिए कि अगर नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि एटम का साइज जितना बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान उतना कम होगा, क्योंकि बड़े आकार से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। लेकिन अगर एटम का साइज छोटा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अतः एटॉमिक साइज का प्रभाव आयनाइजेशन एनर्जी पर पड़ता है। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटने लगेगा, और जैसे जैसे परमाणु का आकार घटने लगता है या छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ने लगता है। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा पड़ता है, तो वो ज्यादा बल महसूस करता है, और वह उतने ही फोर्स से नाभिक के द्वारा जुड़ा रहता है। आप उसको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबकि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ने लगता है, और न्यूक्लियर चार्ज घटने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी घटने लगता है। आइए अब हम तीसरा कारक, जो कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं।
नाभिक व संयोजकता कोश के बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। अतः स्क्रीनिंग इफेक्ट नाभिक व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य स्क्रीन के रूप में कार्य करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होता है, अतः इलेक्ट्रॉन कोश की संख्या बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होने लगता है। नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य जैसे स्क्रीन के रूप में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है तो आप देखेंगे कि जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम बल महसूस होता है। कम बल महसूस होता है तो आप उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं जो कि आउटर शेल में उपस्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी का मान है वह घटने लगता है। चौथा फैक्टर है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एल के मानों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे एल का मान बढ़ने लगता है भेदन क्षमता या प्रभाव कम होने लगता है। जैसे कि एल इज इक्वल 0 मतलब एस उपकोष, एल इज इक्वल 1 इज इक्वल पी उपकोष, एल इज इक्वल अगर 2 है तो हम डी उपकोष बोलेंगे और एल इज इक्वल 3 है तो हम एफ उपकोष। अतः आप देखेंगे कि एस जो ऑर्बिटल होता है वह नाभिक से सबसे नजदीक में होता है, अतः वह सबसे ज्यादा प्रभाव महसूस करता है, तो उस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। फिर पी उपकोष, फिर डी उपकोष, फिर एफ उपकोष। अतः हम कह सकते हैं कि जो एफ उपकोष है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होता है। धात्विक गुण। परमाणु का आकार बढ़ने या घटने की स्थिति में उसके धात्विक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होने लगता है जिससे उसके धात्विक गुणों में कमी आती है। जबकि आवर्त सारणी में आप जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि परमाणु का आकार बढ़ रहा है, साथ ही साथ धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती है। आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स देख सकते हैं कि जब आप ऊपर के सदस्य को देखेंगे तो जो पहला सदस्य है हाइड्रोजन वह गैस के रूप में विद्यमान है। बाकी सदस्य भी धातु हैं, पर अब जैसे जैसे आवर्त सारणी में नीचे की ओर वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका धात्विक गुण बढ़ने लगता है। जबकि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि धात्विक गुण में कमी आती है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं प्रायः धातु होते हैं, लेकिन आप जैसे पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो धातुएं जो ज्यादातर जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल या मेटोलाइट्स। जबकि आप एस ग्रुप में आप देखेंगे जब ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे तो आपको धात्विक गुण में वृद्धि मिलेगी। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता है धात्विक गुणों में कमी आती है। आइए अब हम आयनिक त्रिज्या के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि परमाणविक त्रिज्या होती है नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन मेघ है उसकी दूरी, उसी तरह जो आपके आयनिक त्रिज्या होती है वो भी इसी प्रकार होती है। नाभिक के केंद्र से लेकर बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन मेघ होती है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसे आप आयनिक त्रिज्या कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक धन आवेशित परमाणु है, एक ऋण आवेशित परमाणु है। अब उनके नाभिक के बीच की जो दूरी होती है धन आवेशित परमाणु से लेकर ऋण आवेशित परमाणु के बीच के जो दूरी होती है आप उसको आयनिक त्रिज्या कहेंगे। सामान्यतः आयनिक त्रिज्या जब आप देखेंगे आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ये घटने लगती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, फलस्वरूप परमाणु और आयन के जो साइज होते हैं वह छोटे होते जाते हैं। अतः साइज में कमी परमाणु के धात्विक गुणों पर भी प्रभाव डालती है। यदि दो परमाणुओं के आकार लगभग समान हो तो परमाणु पर जो परमाणु क्रमांक है अधिक होता है वह कम धात्विक होता है। और आप देखेंगे जब हम समूह में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो आयनिक त्रिज्याओं का मान बढ़ते जाता है। यह परिवर्तन परमाणविक त्रिज्या में परिवर्तन के अनुरूप ही होता है। इसका कारण भी परमाणु में आप देखेंगे कि नए कक्षक जुड़ते जाते हैं, अतः जो परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आप देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ते जाता है। डियर लर्नर्स,